नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस तक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं विश्व का भूगोल। तो आइए अब पढ़ते हैं लेक्चर नंबर 4। इसमें हम पढ़ेंगे स्थल मंडल के बारे में, ठीक है ना। स्थल मंडल, तो बाकी तीनों हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर दिया है। अब हम पढ़ेंगे स्थल मंडल, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हमें क्या पढ़ना है। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है ना। तो देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी भूगर्भिक ताप, ज्वालामुखी क्रिया, चट्टानों का घनत्व, भूकंपीय तरंग के आधार पर प्राप्त होती है, ठीक है। सर्वप्रथम पृथ्वी को गोलाकार यानी कि स्फेरिकल अरस्तु ने कहा था, ठीक है। कॉपरनिकस ने 1543 ईस्वी में बताया कि पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य ही ब्रह्मांड के केंद्र में है, ठीक है। किसने बताया? कॉपरनिकस ने बताया, ठीक है, 1543 में। इसलिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, ठीक है। दबाव बढ़ने के साथ घनत्व बढ़ता है। पृथ्वी में प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, पृथ्वी की परतें, लेयर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की 3 मुख्य परतें हैं। पहला है सियाल, दूसरा है सीमा, तीसरा है नीफे, ठीक है। तो सियाल जो है यह पृथ्वी की ऊपरी परत है, जिसमें सिलिका एवं एल्युमिनियम पाया जाता है, ठीक है। और इस परत में ग्रेनाइट की अधिकता है और इस परत की चट्टानें अम्लीय होती हैं, ठीक है ना। सियाल जो कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, जिसमें सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। इस परत में ग्रेनाइट की अधिकता होती है और इस परत की चट्टानें जो है वो अम्लीय होती हैं, ठीक है। दूसरा है सीमा। यह पृथ्वी की दूसरी परत है, जिसमें सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम की जो है अधिकता होती है। यहाँ क्षारीय चट्टानों की अधिकता है, जिसमें बेसाल्ट एवं ग्रेबो प्रमुख हैं, ठीक है। तीसरा है नीफे। यह पृथ्वी की तीसरी परत है, जिसमें निकिल एवं फेरस पाया जाता है। फेरस यानी कि आयरन, ठीक है। निकिल और आयरन पाया जाता है नीफे, ठीक है ना, तीसरी परत में। उसके बाद देखिए, अभिनव मत क्या होता है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है ना। तो भूकंपीय लहरों के व्यवहार के आधार पर पृथ्वी को 3 स्तर में बांटा जाता है। पहला है भूपटल यानी कि क्रस्ट कहते हैं इसको, क्रस्ट। यह पृथ्वी का बाहरी भाग है, जिसकी औसत मोटाई महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर तथा महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर है, ठीक है। महाद्वीपीय भूपटल नीस एवं ग्रेनाइट का बना है, जबकि महासागरीय भूपटल बेसाल्ट चट्टानों का बना है, ठीक है। उसके बाद है भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर क्रस्ट को 2 उपभागों, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट में विभाजित करते हैं। ऊपरी तथा निचली क्रस्ट के मध्य कोनार्ड असंबद्धता पाई जाती है। क्रस्ट तथा मेंटल का संपर्क मंडल मोहरोविकिक कहलाता है, ठीक है ना। क्रस्ट तथा मेंटल का जो संपर्क है वो क्या कहलाता है? संपर्क मंडल मोहरोविकिक कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया क्रस्ट, हो गया। क्रस्ट के बारे में हमने देख लिया, भूपटल के बारे में। अब दूसरा है मेंटल, ठीक है ना। मेंटल देखिए क्या होता है, भूपृष्ठ के आधार और क्रोड के बीच का संस्तर मेंटल कहलाता है, ठीक है ना। इसकी गहराई 200 से 2900 किलोमीटर के बीच है। मेंटल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है निचला मेंटल, लोअर मेंटल, ठीक है। दूसरा है ऊपरी मेंटल या दुर्बलता मंडल, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक। तो देखिए, उसके बाद देखिए, दुर्बलता मंडल का निचला भाग ठोस है, ठीक है ना। तो लेकिन ऊपरी भाग जो है वो प्लास्टिक है और आंशिक गलन अवस्था में है। यानी कि दोस्तों यानी कि दुर्बलता मंडल का निचला भाग ठोस है, सॉलिड है, लेकिन ऊपरी भाग प्लास्टिक है यानी कि लिक्विड है, और आंशिक जो है वो, और कुछ भाग जो है वो गलन अवस्था में यानी कि जो है मतलब लिक्विड फॉर्म में भी है, ठीक है। तो भूकंपीय लहरों का वेग इस मंडल में जो है कम हो जाता है, इसलिए इसे न्यूनतम वेग मंडल कहते हैं, ठीक है। ऊपरी और निचले मेंटल के बीच रेपेटी असंबद्धता पाई जाती है, ठीक है। तीसरा जो है देखिए, कोर। पृथ्वी का केंद्रीय भाग जो क्रोड है वो 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसमें सघन यानी कि सॉलिड लोहा और निकिल का मिश्रण होता है, जिसका तापमान 2700 डिग्री सेल्सियस के लगभग है, ठीक है। मेंटल एवं कोर सीमा को, जो मेंटल और कोर के जो बीच में जो मंडल है, जो सीमा है, उसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। इससे लेकर पृथ्वी के केंद्र तक को 2 उपभाग में बांटा जाता है। पहला है बाह्य क्रोड, दूसरा है आंतरिक क्रोड, ठीक है। तो बाह्य क्रोड तथा आंतरिक क्रोड के बीच पाई जाने वाली असंबद्धता को लाइहमैन असंबद्धता कहते हैं, ठीक है।
बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच पाई जाने वाली असंबद्धता को लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समस्त पृथ्वी एवं भूपटल के तत्व। ठीक है ना, समस्त पृथ्वी एवं भूपटल के तत्व। तो पहला तत्व देखिए ऑक्सीजन, कितना परसेंट पाया जाता है पृथ्वी पर? 46.8%। उसके बाद है सिलिकॉन, ये पाया जाता है 27.7%। उसके बाद है एल्यूमिनियम, ये 8.1%। लोहा 5%, मैग्नीशियम 2% और कैल्शियम 3.6% पाया जाता है। ठीक है ना, तो सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन 46.8%। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद है सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम। ठीक है ना, टॉप 3 याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए समस्त पृथ्वी एवं भूपटल के तत्व। देखिए यहाँ पर लोहा 35%, ऑक्सीजन 30%। यहाँ पर देखते हैं समस्त पृथ्वी एवं भूपटल क्रस्ट, ये समस्त पृथ्वी की बात हो रही, ठीक है। ये भूपटल की बात हो रही थी, भूपटल क्रस्ट की। ठीक है, यहाँ पर ये समस्त पृथ्वी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है ना, तो लोहा 35%, ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 13%, निकिल 2.4% और गंधक यानी कि सल्फर 1.9%। ठीक है, उसके बाद देखिए चट्टान क्या होता है? रॉक्स। पृथ्वी की पपड़ी के पदार्थों को चट्टान कहा जाता है, चाहे वे चीका की तरह मुलायम हो अथवा ग्रेनाइट की तरह भांति जो है वो कठोर हो। चट्टानों की रचना जो है खनिज पदार्थों से मिलकर होती है। प्रत्येक सेल में एक से अधिक खनिजों का जो है वो सम्मिश्रण होता है। ठीक है, तो उनमें 6 प्रकार के खनिजों की प्रमुखता है। ये खनिज है क्वार्ट्ज, अभ्रक, फेल्सबार, बायरोकन्सिन्स, ठीक है, एक्मी बोल्स तथा ओलिविन। ठीक है, तो ये 6 जो है प्रमुख खनिज हैं। चट्टानों का वर्गीकरण, चट्टान देख लिया हमने, अब चट्टानों का वर्गीकरण देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। तो चट्टानों को निर्माण के आधार पर 3 वर्गों में रखा जाता है। ठीक है, पहला है आग्नेय चट्टान, ठीक है ना, इग्नियस रॉक्स। तो ये क्या होता है? आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ से निकलने वाले लावा के जमकर ठंडा होने के पश्चात होता है। ठीक है ना, जो आग्नेय जो चट्टानें होती हैं वो रवेदार, कठोर और परत विहीन होती हैं, यानी कि परतदार नहीं होती हैं। ठीक है ना, ये रवेदार, कठोर और परत विहीन होती हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जीवों के अंश, यानी इसमें कोई भी जो है कोई जीव नहीं इसमें मतलब जिंदा नहीं रह पाता है। ठीक है ना, तो इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कौन कौन से आग्नेय चट्टानें हैं देखिए, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गेब्रो, जायोराइट, पिच स्टोन, प्यूमिस और पेग्माटाइट, ये सारी जो है वो आग्नेय चट्टानें हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गेब्रो, जायोराइट, पिचस्टोन, प्यूमिस और पेग्माटाइट आदि। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये जो चट्टानें होती हैं वो रवेदार, कठोर और परत विहीन होती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मूल्यवान खनिज जैसे लौह अयस्क, सोना, चांदी, जस्ता, तांबा, सीसा, निकिल आदि आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये भी सारी आग्नेय चट्टानों में ही पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, उसके बाद देखिए आंतरिक आग्नेय चट्टान। देखिए आंतरिक आग्नेय चट्टान, इंस्ट्रसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है, पहला देखिए बैथोलिथ बैथोलिथ, तो इसके बारे में देखिए, धरातल के नीचे काफी खड़े ढाल वाले गुंबदकार रूप में विशाल लावा के जमाव को बैथोलिथ कहते हैं। लैकोलिथ क्या होता है? धरातल के अंदर परतदार चट्टानों की परतों के बीच लावा के गुंबदाकार जमाव से विकसित संरचना लैकोलिथ कहलाती है। फैकोलिथ क्या होता है? यह भूमि के अंदर लावा का लहरदार जमाव होता है। उसके बाद है लोपोलिथ, धरातल के भीतर किसी बेसिन में मैग्मा के तस्तरीनुमा जमाव से विकसित संरचना को लोपोलिथ कहते हैं। उसके बाद है सिल एवं शीट। तो सिल एवं शीट का निर्माण अत्यधिक तरल बेसाल्टिक मैग्मा से होता है जो संस्तरण अथवा अन्य ढांचा तल के अनुरूप होती है। शीट की मोटाई सिल से कम होती है, याद रखिएगा, शीट की मोटाई सिल से कम होती है। ठीक है, उसके बाद है डाइक। डाइक क्या होता है? लावा के बाहर निकलते समय जब मार्ग में अवसादी चट्टानों के बीच एक लंबवत दीवार के रूप में जम जाता है तो वह डाइक कहलाता है। उसके बाद है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? छोटे आकार के बैथोलिथ जो गुंबदाकार रूप में पाए जाते हैं वे स्टॉक कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये पहला था दोस्तों, हमने देखा क्या, ये हमारे आग्नेय चट्टान है, इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टान। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा है अवसादी चट्टानें। ठीक है ना, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये क्या होता है देखिए,
अपर्दन की प्रक्रिया द्वारा पूर्व विद्यमान शैलों अथवा जैविक स्रोतों से प्राप्त पदार्थों से बनी शैलें अवसादी शैलें या चट्टानें कहलाती हैं। इन्हें परतदार चट्टान भी कहा जाता है। परतदार चट्टान, ठीक है ना। अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टान भी कहते हैं। और आग्नेय चट्टानों में आग्नेय जो चट्टानें होती हैं वो परत विहीन होती हैं, ठीक है ना। तो अवसादी चट्टानें जो हैं वो परतदार चट्टानें भी कहलाती हैं। ये संपूर्ण भूपृष्ठ के 75% भाग पर पाई जाती है। तो याद रखिएगा, अवसादी चट्टानें संपूर्ण भूपृष्ठ के 75% यानी कि 3/4 भाग पर पाई जाती है। अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज तेल इन चट्टानों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। अधिकतम जीवाश्म एवं खनिज तेल इन चट्टानों में ही पाए जाते हैं। भारत में दामोदर महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों में स्थित अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है, ठीक है। आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला, फतेहपुर सीकरी आदि बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों से निर्मित हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला, फतेहपुर सीकरी आदि जो है वो बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों से निर्मित हैं, ठीक है ना। देखिए उसके बाद आता है रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरित चट्टानें, ठीक है ना, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो रूपांतरित चट्टानें आग्नेय अथवा अवसादी शैलें जो प्रायः वलन भ्रंशन और पर्वत निर्माण काल में ऊष्मा और दाब के प्रयुक्त होने से उनमें यांत्रिक और रासायनिक परिवर्तन से बनी होती हैं, ठीक है ना। रूपांतरित चट्टानें बनी होती हैं, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए स्लेट, शिस्ट, क्वार्टजाइट, संगमरमर और नीस। तो ये सारी जो है वो रूपांतरित चट्टानें हैं, ठीक है ना। स्लेट, शिस्ट, क्वार्टजाइट, संगमरमर और नीस। ठीक है दोस्तों, आपको दोस्तों एग्जाम्पल याद रखिएगा कि कौन कौन से आग्नेय चट्टानें हैं, कौन सा जो है अवसादी चट्टानें हैं और कौन कौन रूपांतरित चट्टानें हैं। तो एग्जाम्पल बहुत पूछता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, स्लेट, शिस्ट, क्वार्टजाइट, संगमरमर, नीस, ये सारी जो है रूपांतरित चट्टानें हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर अवसादी चट्टानें, तो अवसादी चट्टानों का यहाँ पर जो है यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब कि जो है परतदार चट्टानें होती हैं अवसादी चट्टानें, ठीक है ना। तो आइए उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मूल चट्टान और रूपांतरित चट्टान। देखिए मूल चट्टान बेसाल्ट। तो बेसाल्ट पर जब अधिक तापमान और अधिक दबाव पड़ता है बेसाल्ट पर, तो वो एम्फीबोलाइट बन जाता है। रूपांतरित होकर जो है वो एम्फीबोलाइट बन जाता है, ठीक है ना। बेसाल्ट, देखिए बेसाल्ट जो है वो शिस्ट भी बन जाता है। ग्रेनाइट मूल चट्टान, लेकिन रूपांतरित होकर वो नीस बन जाता है। चूना पत्थर रूपांतरित होकर संगमरमर बन जाता है। बालुका पत्थर दोस्तों, बलुआ पत्थर जो है वो रूपांतरित होकर क्या बन जाता है, क्वार्टजाइट बन जाता है। सेल जो है रूपांतरित होकर स्लेट बन जाता है। फाइलाइट जो है वो भी जो है रूपांतरित होकर क्या बन जाता है, शिस्ट बन जाता है। और गैब्रो जो मूल चट्टान है वो रूपांतरित होकर जो है वो सर्पेंटाइन बन जाता है, ठीक है ना। तो ये मूल चट्टान और क्या रूपांतरित होकर बन जाता है वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है ना। आइए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखते हैं भूकंप के बारे में, ठीक है ना। अर्थक्वेक्स। तो भूकंप जो है वो भूपटल की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अवस्था होने पर उत्पन्न होती है। भूकंप का अध्ययन दोस्तों सिस्मोलॉजी में किया जाता है। याद रखिएगा, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी में किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए भूकंप से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावली है, ठीक है ना। अर्थक्वेक्स इंपॉर्टेंट वोकेबुलरी है, आपको याद रखना होता है इसमें, ठीक है ना, कि भूकंप मूल क्या होता है, फोकस क्या होता है। तो भूकंप का सर्वप्रथम जहाँ पर आविर्भाव होता है, यानी कि सबसे पहले कहाँ पर, यानी कि किस पॉइंट पर वो आता है भूकंप, ठीक है ना, तो वहीं पर उसको फोकस कहते हैं, उसका भूकंप मूल कहते हैं, ठीक है ना। जहाँ पर सबसे पहले उसका आविर्भाव होता है, जहाँ पर उसको देखने को मिलता है सबसे पहले, उसका जो पिन पॉइंट होता है जहाँ से भूकंप आता है, ठीक है ना, तो जहाँ से उसकी शुरुआत होती है तो उसको कहते हैं फोकस, ठीक है ना। अधिकेंद्र, एपी सेंटर क्या होता है, तो जहाँ पर सर्वप्रथम भूकंप लहरों का अनुभव होता है उसे हम एपी सेंटर कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। समभूकंपीय रेखा, आइसोसिस्मल लाइन क्या होता है, भूकंप केंद्र के चारों ओर समान भूकंपीय तीव्रता की खींची जाने वाली रेखाएं होती हैं, समभूकंपीय रेखाएं, ठीक है। भूकंप मापी, सिस्मोग्राफ, ठीक है ना, याद रखिएगा सिस्मोग्राफ, तो भूकंपीय तरंगों को मापने का यंत्र है, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं भूकंप मापी या उसे कहते हैं सिस्मोग्राफ कहते हैं, याद रखिएगा। भूकंप किसे मापते हैं, सिस्मोग्राफ से, ठीक है ना। भूकंप का विज्ञान क्या होता है, देखिए सिस्मोलॉजी, यानी कि भूकंप का विज्ञान जिसमें उसका अध्ययन करते हैं ना, भूकंप का विज्ञान पूछेगा तो क्या होता है, उसको कहते हैं सिस्मोलॉजी, ठीक है। भूकंप मापी का आविष्कार किसने किया था,
लुइगो पल्मीरी, यानी कि जो सिस्मोग्राफ है भूकंप मापी, उसका आविष्कार किसने किया था? लुइगो पल्मीरी ने किया था। ठीक है। उसके बाद देखिए भूकंप के कारण, अर्थक्वेक का कारण क्या है? भूकंप के कारण जो है, भूकंप जो दोस्तों वो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार के ही हो सकते हैं। ठीक है ना। जैसे देखिए ज्वालामुखी क्रिया से हो सकता है, भूपटल भ्रंश यानी कि वलन तथा भ्रंशन से होता है ये कारण सारे। ठीक है। आंतरिक गैसों का फैलाव, भू संतुलन में अव्यवस्था, भूपटल में सिकुड़न और मानव जनित कारक। ठीक है ना। तो ये सारे जो भूकंप के कारण है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए भूकंपीय लहरें, सिस्मिक वेव्स। जब भूकंप मूल से जब फोकस से जो है भूकंप शुरू होता है तो इस केंद्र से भूकंपीय लहरें उठने लगती हैं तथा सर्वप्रथम भूकंप अधिक केंद्र पर पहुंचती है। भूकंपीय लहरों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है। देखिए पहला है प्राथमिक लहरें, पी वेव्स। ठीक है ना, प्राइमरी वेव्स। इन लहरों की औसत गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच होती है। चूँकि इनकी गति सबसे अधिक होती है, ये सबसे पहले धरातल पर पहुंचती हैं। तो याद रखिएगा कि भूकंप जब आता है तो सबसे पहले कौन सी जो वेव है वो सबसे पहले पृथ्वी पर यानी कि धरातल पर पहुंचती है। तो याद रखिएगा पी वेव्स यानी कि प्राथमिक लहरें, प्राइमरी वेव्स ही धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। इनकी गति कितनी होती है? 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। ये तरंगे ध्वनि के समान होती हैं तथा ये ठोस, द्रव और गैसीय पदार्थों में यात्रा कर सकती हैं। जो प्राइमरी वेव्स होती हैं वो तीनों माध्यम में, ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में जो यात्रा कर सकती हैं। याद रखिएगा। ठीक है ना। उसके बाद है कौन सा लहर है? ऑप्शन मतलब जो बी है, अनुप्रस्थ लहरें, यस वेव्स। ठीक है ना। तो ये लहरें प्रकाश तरंग के समान होती है। इनके अणुओं की गति समकोण पर होती है। इन्हें द्वितीय लहर भी कहते हैं क्योंकि ये प्राथमिक लहरों के बाद प्रकट होती हैं। ये तरल पदार्थों से नहीं गुजर पाती हैं। याद रखिएगा जो अनुप्रस्थ लहरें हैं या कह सकते हैं जो सेकेंडरी लहरें हैं, जो यस वेव है ना, सेकेंडरी जो वेव्स हैं वो तरल पदार्थों से यानी कि लिक्विड फॉर्म से वो गुजर नहीं पाती हैं, इसलिए ये सागरों में लुप्त हो जाती हैं। ठीक है। उसके बाद है सी वाला है धरातलीय लहरें। ठीक है ना, एल वेव्स। तो देखिए इनका भ्रमण पथ पृथ्वी का धरातलीय भाग ही होता है। इनका वेग 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इन्हें लंबी लहरें इसलिए कहा जाता है, लंबी लहरें, लॉन्ग या लॉन्ग वेव्स। ठीक है ना, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका भ्रमण समय अधिक होता है तथा ये सर्वाधिक दूरी तय करती है। ठीक है ना। तो ये 3 लहरें हैं, प्राथमिक लहरें, अनुप्रस्थ लहरें और धरातलीय लहरें। ठीक है ना। तो इन तीनों को आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो पी वेव्स का जो औसत गति था 8 से 14 याद रखिएगा और एल वेव का 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं भूकंपस की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता। ठीक है ना, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स। ठीक है। तो भूकंप को मापने के लिए 2 पैमाने हैं। पहला है रिक्टर पैमाना। ठीक है। तो रिक्टर पैमाने का जो आविष्कार है 1935 में चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने किया था। यह भूकंप के समय मुक्त होने वाली ऊर्जा के मापन पर आधारित है जिसकी संख्या 1 से 10 के बीच होती है। इस पैमाने पर भूकंप के वेग में 1 अंक की वृद्धि 10 गुना अधिक तीव्रता को प्रदर्शित करती है। ठीक है। दूसरा है मर्केली पैमाना। इसमें भूकंप का मापन भूकंप द्वारा होने वाली क्षति के आधार पर किया जाता है। इस पैमाने का उपयोग अब नहीं किया जाता है। ठीक है ना, मर्केली पैमाने का उपयोग अब नहीं किया जाता है, रिक्टर पैमाने का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। अब आपने सुना होगा जब भी भूकंप आता है तो अगले दिन आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाता है कि जो भूकंप है वो इतनी तीव्रता की आई थी, 9.2, 6.1 या 7.3 इतने तीव्रता की आई थी। ठीक है ना। तो यही होता है क्या, रिक्टर पैमाने पर उसकी मापन करते हैं। ठीक है। अब देखिए उसके बाद है भूकंप का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स। ठीक है। तो भूकंप की विश्व में 3 प्रमुख मेखलाएँ पाई जाती हैं। ये हैं कौन कौन सी? देखिए पहला है प्रशांत महासागर तटीय पेटी। तो विश्व के लगभग 66% भूकंप इसी पेटी में विद्यमान है। कौन सी पेटी में? प्रशांत महासागर तटीय पेटी। ठीक है। इसलिए इसे अग्नि वलय कहते हैं, अग्निविलय नहीं, अग्निवलय कहते हैं। ठीक है ना, रिंग ऑफ फायर कहते हैं। सर्वाधिक विस्तार की प्रबल भूकंप क्रियाएं अभिसारी प्लेट सीमाओं पर स्थित हैं। ठीक है ना,
यह पेटी पश्चिम में अलास्का से याद रखिएगा, पश्चिम में अलास्का से लेकर क्यूराइल, जापान, मेरियाना और फिलिपाइन खाई तक है तथा चिली, कैलिफोर्निया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटीय भाग सम्मिलित हैं। ठीक है, तो पहला हो गया प्रशांत महासागर तटीय पेटी। दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी। यहाँ विश्व के 21% भूकंप आते हैं। सबसे अधिक 66% प्रशांत महासागरीय पेटी में, तटीय पेटी में, और 21% भूकंप जो है वो मध्य महाद्वीपीय पेटी में आते हैं। पिरेनीज, आल्प्स, काकेशस और हिमालय, म्यांमार की पहाड़ियाँ, पूर्वी द्वीप समूह की श्रेणियाँ इन मेखला में आती हैं। ठीक है, भारत के भूकंप क्षेत्र इसी पेटी का हिस्सा है। किस पेटी का? मध्य महाद्वीपीय पेटी का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद देखिए सी वाला है, तीसरा है मध्य अटलांटिक पेटी। यह मेखला अटलांटिक की यानी कि अटलांटिका की कंटकों और कई द्वीपों के निकट मध्य महासागरीय कटकों के सहारे फैली हुई है। भूकंप आने का मुख्य कारण सागर तल प्रसरण है। ठीक है, यह मेखला स्पिट्सबर्जेन तथा आइसलैंड से प्रारंभ होकर बोवेट द्वीप के साथ विस्तृत है। ठीक है, भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में रेडॉन गैस की अधिकता हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है ना, 1 नंबर के लिए 2 नंबर के लिए क्वेश्चन ये पूछ देता है दोस्तों कि बताइए कि भूकंप आने से पहले वायुमंडल में कौन सी गैस की अधिकता हो जाती है? तो याद रखिएगा रेडॉन गैस की अधिकता हो जाती है। ठीक है ना, लोग ऐसे भी पता लगा देते हैं। अगर दोस्तों वायुमंडल में रेडॉन गैस की अधिकता हो रही है तो उस समय लोग मतलब जो जान जाएंगे कि भूकंप आने वाला है। ठीक है ना, तो ऐसे होता है, आने से पहले ही जो है वायुमंडल में रेडॉन गैस की अधिकता हो जाती है। भारत का उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जहां वर्ष 2015 में भूकंप का पता लगाने की चेतावनी जारी करने वाली एक प्रणाली को देहरादून में जो है वो स्थापित किया गया है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा उत्तराखंड ऐसा राज्य है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे क्या, सुनामी। ठीक है ना, क्या होता है सुनामी? देखिए अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को सुनामी कहते हैं। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को सुनामी कहते हैं। ये लहरें सागरीय तटों पर भारी विनाश करती हैं। इनकी गति 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। गहरे सागरों में सुनामी लहर की लंबाई सर्वाधिक होती है, परंतु सागर तट की ओर जाने पर कम होती है। भारत में सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली केंद्र की स्थापना चेन्नई, तमिलनाडु में की गई थी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में की गई थी। ठीक है ना, सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली केंद्र। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों भारत के भूकंपीय क्षेत्र। ठीक है ना, अर्थक्वेक जोन्स इन इंडिया। तो पहला क्षेत्र है प्रबलता तीव्रता 5 अथवा कमजोर। ठीक है ना, दूसरा है प्रबलता तीव्रता 6 प्रबल होता है। प्रबलता तीव्रता 7 अत्यधिक प्रबल अर्ध होता है, बहुत मतलब अत्यधिक प्रबल होता है। ठीक है, प्रबलता तीव्रता है 8 तो ये विनाशकारी होता है। और प्रबलता तीव्रता जो है 8 से अधिक होगा ना, 8 से अधिक तो आपदाकारी होता है। ठीक है, तो अगर 205 से कम है जो प्रबलता, जो भूकंप का जो अगर भूकंप की जो तीव्रता है वो 5 से कम है तो वो कमजोर होती है, मतलब विनाश बहुत कम होता है। ठीक है, और अगर जो प्रबलता जो तीव्रता है वो 6 है तो थोड़ा सा प्रबल होता है, और अगर 7 है तो मतलब थोड़ा सा और अधिक जो है थोड़ा सा प्रबल होता है, थोड़ा सा खतरनाक होता है। ठीक है, और अगर 7 मतलब अगर 8 है तो ये विनाशकारी होता है। ठीक है ना, घर और गिर जाता है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है ना, तो विनाशकारी होता है। अगर 8 से अधिक हो गया तब तो आपदाकारी, यानी कि बहुत हानि होगी, इसमें बहुत क्षति होगी। ठीक है ना, बहुत सारे घर और गिर जाएंगे, पेड़ गिर जाएंगे, ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये प्रबलता तीव्रता याद रखिएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी। ठीक है, तो ज्वालामुखी एक दरार अथवा निकास होता है। इसको दोस्तों तो ज्वालामुखी को जो है ना पृथ्वी का वाल्व कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, ज्वालामुखी को पृथ्वी का वाल्व कहते हैं। ठीक है ना, तो ये एक दरार अथवा निकास होता है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है, जिससे लावा, ज्वालामुखी गैसें, भाप और ताप खंडमय पदार्थ बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब देखिए ज्वालामुखी के अंग, पार्ट्स ऑफ ए वॉल्केनो। ठीक है, तो कितने अंग होते हैं देख लीजिए। ठीक है, पहला है ज्वालामुखी शंकु। तो जब लावा और अन्य पदार्थ ज्वालामुखी छिद्र में चारों तरफ जमा होने लगते हैं तब ज्वालामुखी शंकु बनते हैं। दूसरा है ज्वालामुखी छिद्र। ज्वालामुखी पर्वत के ऊपर
लगभग बीच में एक छिद्र होता है जिसे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। उसके बाद है ज्वालामुखी नली। छिद्र का संबंध धरातल के नीचे एक पतली जो है नदी से होता है, पतली नली से होता है, जिसे हम ज्वालामुखी नली कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है डी, ज्वालामुखी का मुख। तो जब ज्वालामुखी का छिद्र बड़ा होता है तब उसे ज्वालामुखी का मुख कहते हैं। ठीक है। अब देखिए दूसरा है ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, मटेरियल एग्जिस्टिंग फ्रॉम ए वॉल्केनो। तो क्या क्या निकलती हैं? गैसें। ज्वालामुखी उद्भेदन में जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक 60 से 90% जो है भाप निकलता है, जलवाष्प निकलता है। अन्य गैसों में सल्फर, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कौन कौन सी गैसें निकलती हैं? सल्फर, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प निकलता है 60 से 90%। ठीक है। दूसरा है ठोस। तो जब कोई उद्भेदन या विस्फोटों की एक श्रृंखला के साथ होता है उसमें निष्कासित ठोस पदार्थ टेफ्रा कहलाता है। इसमें स्थानीय सेल के खंड, ज्वालामुखी बम, स्कोरिया, लेपिली, ब्रेसिया, धूल और राख के कण सम्मिलित रहते हैं। ठीक है। उसके बाद है लावा। तो ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं, और जब मैग्मा धरातल पर पहुंचकर जम जाता है तो उसे लावा कहते हैं। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि जब जो उद्गार के समय जो निकलता है, जो लिक्विड निकलता है उसको मैग्मा कहते हैं, लेकिन जब मैग्मा जो है धरातल पर पहुंचकर जम जाता है तो उसे हम लावा कहते हैं। ठीक है ना। जब निकल रहा होता है उस समय तो उसको मैग्मा कहेंगे, और जब निकल कर जो धरातल पर जम गया है तो उसको हम लावा कहेंगे। ठीक है। और यहाँ पर देखिए बनाया गया है डेवास्ट्रेशन इन टाइम एंड स्पेस। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्वालामुखी बनाया गया है। ठीक है ना। और यहाँ पर जो है देख सकते हैं ज्वालामुखी है, सुनामी है। ठीक है ना। ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है। ठीक है। क्लाइमेट इफेक्ट्स, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है इस सब का, तो ये सब बनाया गया यहाँ पर। ठीक है ना। डिस्टेंस किलोमीटर, 10, 100, 1000। मतलब देख सकते हैं यहाँ पर जो है, जैसे यहाँ पर ज्वालामुखी जब फूटता है ना, जब ज्वालामुखी से लावा जब पूरा निकलता है एकाएक, तो क्या क्या होता है देख सकते हैं यहाँ पे आप। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पर जैसे ज्वालामुखी फूटता है उसके बाद कुछ घंटों में जो है, कुछ घंटों में यहाँ पर सुनामी आ जाता है। ठीक है ना। कुछ घंटों में जो है यहाँ पर क्या होता है कि देखिए साइक्लोक्लास्टिक फ्लो होता है। ठीक है ना। पहले तो लावा बाहर निकलता है। ठीक है ना। और कुछ दिनों बाद जो है देख सकते हैं यहाँ पर आसफाल यानी कि राख जो है वो नीचे गिरने लगती है। राख जो है नीचे धीरे धीरे गिरती हैं। ठीक है। यहाँ पर सुनामी भी दिखाया गया है, सुनामी आती है। ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यानी कि लगभग जो है उसके बाद देखिए कुछ हफ्तों में जो है यहाँ पर देखिए ग्लोबल सप्लाई चेन और डिसरप्ट हो जाती है। ठीक है ना। राख जो है धूल, जब राख पूरा नीचे गिरने लगती है ना तो शहरों में जो है पूरा मतलब जो है समझ लीजिए कि बहुत धूल गिरने लगता है, ये सारी चीज राख गिरने लगता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या क्या होता है यहाँ पर क्लाइमेट पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है मंथ में। ठीक है ना। कुछ महीनों बाद जो है, कुछ सालों बाद जो है मतलब ये मतलब प्रभाव पड़ता है उसका, ज्वालामुखी का। ठीक है ना। उसके बाद देखिए लावा सिलिका की मात्रा के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। जो लावा होता है वो सिलिका की मात्रा के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला है एसिड लावा, दूसरा है बेसिक लावा। ठीक है ना। तो एसिड लावा देखिए क्या होता है, इस लावा में सिलिका की मात्रा जो है वो अधिक होती है। यह तीव्रता से जमता है और अधिक दूरी तक प्रवाहित नहीं हो पाता है। ठीक है। दूसरा है बेसिक लावा, इसमें सिलिका की कमी होती है। यह ठोस होने से पहले जो है वो अधिक दूरी तक प्रवाहित होता है। ठीक है ना। तो दो प्रकार के लावा होते हैं, कौन कौन से? एसिड लावा और बेसिक लावा। तो एसिड लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है और यह तीव्रता से जम जाता है और अधिक दूरी तक प्रवाहित नहीं हो पाता है। दूसरा बेसिक लावा है, इसमें सिलिका की कमी होती है और यह ठोस होने से पहले जो है अधिक दूरी तक प्रवाहित नहीं हो पाता है, मतलब होता है। ठीक है ना। एसिड लावा अधिक दूरी तक प्रवाहित नहीं हो पाता है, लेकिन बेसिक लावा अधिक दूरी तक प्रवाहित होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए ज्वालामुखी के प्रकार, टाइप्स ऑफ वॉल्केनो। तो सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रियता के आधार पर। ठीक है। पहला है देखिए सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वॉल्केनो। ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से हमेशा धूल, धुआं, गैस, वाष्प आदि पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं उन्हें हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, एक्टिव वॉल्केनो कहते हैं। ठीक है ना। जैसे 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 आप देखिए
कुछ यहाँ पर जो है देखिए देखिए पहला है किलायू, ठीक है ना। किलायू ये है कहाँ, ये एक्टिव, ये सारे जो है एक्टिव ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। इनसे जो है हमेशा धूल जो है, धूल जलवाष्प लावा हमेशा निकलता रहता है, ठीक है ना। तो पहला है किलायू, ये है कहाँ, हवाई द्वीप अमेरिका, यानी कि अमेरिका के हवाई द्वीप पर है, ठीक है ना। उसके बाद है कोटोपैक्सी, ये इक्वाडोर देश में है, ठीक है ना। तीसरा है माउंट इरेबस ज्वालामुखी, ये कहाँ है, अंटार्कटिका में है। चौथा है बैरन द्वीप, ये कहाँ है, अंडमान, भारत के अंडमान निकोबार में, ठीक है ना, बैरन द्वीप, ठीक है। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, ठीक है। उसके बाद है ओजल डेल सालाडो, ये कहाँ है, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है। उसके बाद है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, ये कहाँ है, लेपारी द्वीप पर है। उसके बाद है माउंट एटना ज्वालामुखी, ये कहाँ है, ये इटली के सिसिली द्वीप पर है, ठीक है ना, इटली के सिसिली द्वीप पर है। उसके बाद है मोना लोआ, ये कहाँ है, ये भी अमेरिका के हवाई द्वीप पर है, ठीक है ना। ये सारी जो है वो एक्टिव वाल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद दूसरा आता है दोस्तों, दूसरा आता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, यानी कि डॉर्मेंट वाल्केनो। तो ये क्या होती हैं, ऐसे ज्वालामुखी जिनमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है लेकिन उसकी संभावना बनी हुई है, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं, ठीक है ना। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है कि मतलब जो है मतलब कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों में जो है इसका मतलब उद्गार नहीं हुआ होता है लेकिन हो सकता है, ठीक है ना, इससे हो सकता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ है, इटली में। फ्यूजियामा, ये है जापान में। क्राकाटाओ इंडोनेशिया में है। नारकोंडम ज्वालामुखी, ये अंडमान निकोबार द्वीप में है, ठीक है ना। मेयन ज्वालामुखी, ये कहाँ है, फिलीपींस में। तो ये सारी जो ज्वालामुखी है वो प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अब देखिए शांत ज्वालामुखी। दोस्तों शांत यानी कि एक्सटिंक्ट वाल्केनो, यानी कि जब ज्वालामुखी का उद्गार पूर्णतः समाप्त हो जाता है और जब उसके मुख में जो है जल आदि भर जाता है तब उसे शांत ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कौन कौन सा है, पोपा, ये कहाँ है, म्यांमार में। एकांका गुआ ज्वालामुखी, ये कहाँ है, एंडीज पर्वत पर है, ठीक है ना। और उसके बाद है किलिमंजारो, ये तंजानिया में है। कोह सुल्तान एवं देवबंद ज्वालामुखी, ये ईरान में है। और चिम्बराजो ज्वालामुखी, ये इक्वाडोर में है, ठीक है। तो ये सारी शांत ज्वालामुखी है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी में सदैव प्रज्वलित गैसें निकलती रहती हैं जिस कारण इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रकाश भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहते हैं, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सालाडो 6885 मीटर है जो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है। कौन सा है, कौन सी जो है ज्वालामुखी है, ओजस डेल सालाडो, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर मृत ज्वालामुखी एकांका गुआ है 6960 मीटर जो एंडीज पर्वत पर स्थित है। उसके बाद संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, किलायू, किलायू, ठीक है, याद रखिएगा। प्रशांत महासागर के परिमेखला ज्वालामुखी को अग्नि वलय, ठीक है ना, रिंग ऑफ फायर की संज्ञा प्रदान की गई है, याद रखिएगा। कौन सा ज्वालामुखी है, परिमेखला ज्वालामुखी को, ये प्रशांत महासागर का है, परिमेखला ज्वालामुखी को अग्नि वलय की संज्ञा प्रदान की गई है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर उद्गार के अन्य रूप, अदर फॉर्म्स ऑफ इरप्शन। पहला है गीजर और उष्ण स्रोत, भूमि के एक छिद्र से होकर भूमिगत जल स्रोत से वाष्प और अति उष्ण जल का प्रचंड निकास गीजर कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए येलोस्टोन पार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका का ओल्ड फेथफुल। उष्ण स्रोत से वाष्प तथा जल निरंतर निकलता रहता है, जैसे पूगा लद्दाख, राजगीर बिहार, सोना हरियाणा आदि, ठीक है। दूसरा है धुआंरे, ऐसे छिद्र जिसके सहारे गैस तथा वाष्प निकला करती है, धुआंरे कहलाते हैं। धुआंरे ज्वालामुखी की सक्रियता के अंतिम लक्षण माने जाते हैं। उदाहरण के लिए कोह सुल्तान धुआंरा ईरान में पड़ता है, हवाई द्वीप का धुआंरा आदि, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमें पढ़ना है क्या, ज्वालामुखी का विश्व वितरण, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा
और दोस्तों कोई कमी रह जा रही है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मुझे क्या सुधार करना है, कैसे करना है, ठीक है, मतलब क्या करना है, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।